एस्पेक्ट में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेक्शन 446 की। पिछले 2-3 वीडियो से हम बेल संबंधी प्रावधानों के बारे में चर्चा की थी, यानी किस तरह मजिस्ट्रेट, पुलिस और सेशन जजेस की जमानत देने की पावर होती है और किस तरह वो कार्य करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के वे कौन कौन से डिसीजन हैं जिनमें इस तरह की गाइडलाइन दी गई है कि कोर्ट बेल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगी। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। अब बेल देने की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई धारा 446 की कार्रवाई से ही प्रभावी बनती है, इसलिए 446 जो धारा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोर्ट मैनेजमेंट में ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। क्योंकि जब कोई मुलजिम कोर्ट में आकर अपने बेल लेता है, बेल के लिए अप्लाई करता है और फिर कोर्ट उसको बेल दे देती है यानी जमानत दे देती है, तो जमानत में जो शर्तें होती हैं कि उसको कोर्ट के सामने आकर अपीयर होना है, अगर वो उन शर्तों को भंग करता है, उन शर्तों की पालना नहीं करता है, तो सेक्शन 446 ही ऐसी धारा है जो कोर्ट को शक्तिवान बनाती है कि वो उन शर्तों की पालना करवा सके। तो इसलिए ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है और मिसलेनियस कार्रवाई के रूप में इसके तहत एक प्रोसीडिंग रजिस्टर होती है। कोर्ट में एक रजिस्टर रखा जाता है जो मिसलेनियस कार्रवाइयों का रजिस्टर होता है, उसमें हर साल उसकी नंबरिंग होती रहती है। जो 446 के केसेज कोर्ट में दर्ज होते चले जाते हैं और कोर्ट का जब इंस्पेक्शन होता है, जो सीनियर ऑफिसर्स कोर्ट का इंस्पेक्शन करते हैं, सीनियर कोर्ट इन जो लोअर जुडिशरी की कोर्ट्स हैं उनका इंस्पेक्शन करती है, तो भी ये मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स को देखा जाता है कि इसमें कितने इफेक्टिव तरीके से पीठासीन अधिकारी ने या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का उसने कार्रवाई की है। क्योंकि कोर्ट का पूरा मैनेजमेंट इसी बात पर टिका है कि कोर्ट का जो ऑफिसर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो कितनी इफेक्टिव तरीके से 446 की कार्रवाई को कर पाता है। अक्सर ये देखा है कि जब कोर्ट बहुत सख्ती से कार्रवाई करने लग जाती है, मुकदमों का जल्दी निस्तारण होना शुरू हो जाता है, जल्दी एजुडिकेशन होना शुरू हो जाता है, तो मुलजिमान जो है वो कुछ दूसरे जो मुलजिम हैं उनको कुछ परेशानी सी होने लग जाती है और उनको ये लगता है, एक आशंका हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कोर्ट में सख्त जज हैं तो हमको भी सजा दे देंगे। तो इसलिए वो जो बेल बॉन्ड की शर्तों की पालना नहीं करते और फिर वो कोर्ट में आना बंद कर देते हैं, कोर्ट में अपीयरेंस देना बंद कर देते हैं और जब मुलजिम नहीं आएंगे तो उनके एडवोकेट भी नहीं आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब मुलजिम नहीं आता है, ना उनकी हाजिरी माफी कोर्ट में पेश की जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस मुलजिम की, उस अक्यूज्ड की जो बेल बॉन्ड के लिए जो उन्होंने बेल बॉन्ड दिए थे अपनी हाजिरी के लिए, अपनी अपीयरेंस के लिए, वो जब्त हो जाते हैं, फोरफिट हो जाते हैं और 446 की कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि 446 की कार्रवाई से जो बेल बॉन्ड की जो रकम है वो पेनल्टी के रूप में कोर्ट वसूल करता है और मुलजिमान पर शिकंजा कसता है कि अगर आप कोर्ट में नहीं आते हो तो वो जो राशि है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। तो इसलिए एक तरफ जो कोर्ट का जो मैनेजमेंट है, कोर्ट की अपनी जो कार्रवाइयां होती हैं उनको भली प्रकार से संचालित करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुलजिमों का कोर्ट में आना जरूरी है, ट्रायल फेस करने के लिए कोर्ट में आना जरूरी है और वो तभी आएंगे जब जो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो कोर्ट के जज हैं, वो ट्रायल करने के साथ साथ 446 की कार्रवाई में भी महारत हासिल प्राप्त हो। क्योंकि अगर मुलजिम भाग जाएंगे, वो कोर्ट से उनके बेल बॉन्ड फोरफिट हो जाएंगे, तो वापस उनको आने में पता नहीं कितना समय लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के किसी मुकदमे में बेल बॉन्ड फोरफिट हो जाते हैं तो फिर उसका अरेस्ट वारंट कोर्ट भेजती है और अरेस्ट वारंट की तामील पुलिस करवाती है, क्योंकि कोर्ट के पास अपना कोई तामील का सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है और कोर्ट्स की जो पूरी तामील व्यवस्था है वो पुलिस के सहारे है और पुलिस के पास कानून व्यवस्था को मेंटेन करने से लेकर और बहुत दूसरे काम हैं।
तो जब पुलिस ये तामील का सिस्टम प्रॉपर तरीके से संचालित नहीं कर पाती है, कोर्ट के जो समन या वारंट है उनकी तामील समय से नहीं करवा पाती है, तो कोर्ट का काम भी इफेक्टिव हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में मान लीजिए वो जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, कोर्ट के जो जज के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अरेस्ट वारंट पर अगर तामील नहीं हो पाती है तो वो उस पर्टिकुलर फाइल में तो कार्रवाई रुक जाएगी। तो इसलिए जब तक 446 का मैनेजमेंट, 446 की जो प्रोसीडिंग है उसका मैनेजमेंट उनको नहीं करना आएगा, तो वो कोर्ट के जो दूसरे केसेज हैं उनका भी इफेक्टिव तरीके से उनकी हियरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 446 की जो कार्रवाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब शुरुआत इसकी 446 की प्रोसीडिंग की कहां से होती है? 446 की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन मुलजिम कोर्ट में नहीं आता। जो मुकदमा मुलजिम के खिलाफ चल रहा है उस मुकदमे में प्रत्येक पेशी पर उसको आने के लिए कोर्ट ने उसको बेल जारी की है, उसको जमानत पर छोड़ा है, और उस जमानत पत्र में ये शर्तें भरी जाती हैं कि वो प्रत्येक पेशी पर कोर्ट में हाजिर होता रहेगा। अब उस पर्टिकुलर पेशी पर वो व्यक्ति नहीं आता है, वो मुलजिम नहीं आता है, तो कोर्ट फिर उस पर्टिकुलर मुकदमे में एक ऑर्डर शीट लिख के मुलजिम के जमानत मुचल के फॉरफिट कर लेती है। तो चलिए पहले मैं आपको बोर्ड पर दिखा देती हूँ कि किस तरह वो जो कोर्ट की ऑर्डर शीट है, जब मुलजिम नहीं आ रहा है और कोर्ट उसके बेल बॉन्ड को फोरफिट कर रहा है, उसकी ऑर्डर शीट लिखी जाती है। ऑर्डर शीट के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो चार्जशीट होती है उसके पहले शुरुआत में 5-7 पेजेज कोर्ट लगाता चलता है, और वहां पर कोर्ट की प्रत्येक पेशी की प्रोसीडिंग लिखी जाती है कि इस पेशी पर कोर्ट में क्या काम हुआ, इस तारीख पर कोर्ट में क्या काम हुआ। तो ये जो प्रत्येक तारीख पेशी पर कोर्ट की जो कार्रवाई लिखी जाती है, इन्हीं को इन कार्रवाइयां जिन पर लिखी जाती हैं उनको ऑर्डर शीट बोलते हैं। तो कोर्ट की ऑर्डर शीट से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मुकदमे में किन किन तारीखों पर कोर्ट ने क्या कार्रवाई की। तो ये हमारी जो ऑर्डर शीट है, ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये उस दिन की ऑर्डर शीट है जब कोई किसी फाइल में वो पर्टिकुलर मुलजिम या उसके एडवोकेट नहीं आते हैं, और फिर उसके कोर्ट बेल बॉन्ड फॉरफिट कर लेता है, और वहीं से धारा 446 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उपस्थित, अक्यूज्ड मुलजिम हाजिर नहीं है। उसे और उसके अधिवक्ता को कई बार आवाज लगवाई गई परंतु वे हाजिर नहीं आए, और ऐसा लगता है कि मुलजिम जानबूझकर कोर्ट में हाजिर नहीं आना चाहता और उसने कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाई है, ट्रायल वे कंप्लीट नहीं करने देना चाहता। अतः ऐसी अवस्था में मुलजिम के जमानत मुचल के जब्त सरकार किए जाते हैं और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो तथा उसके और उसके जमानती के विरुद्ध धारा 446 की कार्रवाई दर्ज रजिस्टर की जाए। 446 की कार्रवाई के 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप उसको रजिस्टर करना, दूसरे स्टेप में इशू नोटिस है, तीसरे में श्योरिटी द्वारा रिप्लाई फाइल किया जाता है, चौथे स्टेप में हियरिंग, और 5वें स्टेप में कोर्ट का ऑर्डर होता है, और इसके बाद उसकी वसूली वारंट होता है। उससे पैसे वसूल किए जाने के लिए वसूली वारंट जारी किया जा सकता है। उस व्यक्ति की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से ये राशि वसूल होती है। तो ये देखा आपने कोर्ट की जो लास्ट ऑर्डर शीट है, जिस दिन मुलजिम की जमानत जब्त हो गई है, उसमें कोर्ट ने उस मुलजिम का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, और साथ में 446 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग खोलने की भी उसमें आदेश दिया है। अब ये जो ऑर्डर शीट है ये पहले पेज के रूप में लग जाती है, और इसके साथ जो पुराने बेल बॉन्ड थे जो उस मुलजिम ने अपने और स्वयं के वो श्योरिटी के कागजात दिए थे, जिसको हम बंद पत्र बोलते हैं और प्रतिभू बोलते हैं, तो वो जो जमानत मुचल के उसका श्योरिटी और वो मुलजिम देता है वो भी इसके साथ में संलग्न कर दिए जाते हैं। और साथ में फिर ये जो फर्स्ट ऑर्डर शीट है, इसके बाद में आगे की ऑर्डर शीटें इस 446 की प्रोसीडिंग में लिखना शुरू हो जाती हैं। तो इस 446 की कार्रवाई को हम 5 स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला स्टेप ये हुआ कि कोर्ट ने ये जो लास्ट ऑर्डर शीट के आधार पर ऑर्डर जारी किया कि 446 की कार्रवाई को रजिस्टर किया जाए, ओपन किया जाए और फिर उसको रजिस्टर किया जाए।
तो जो ये मूल पत्रावली है हमारी क्रिमिनल केस की, ये ऑफिस में जाती है और इसमें से बाबू जो जमानत मुचल के हैं उनको अलग करके और ये जो लास्ट ऑर्डर शीट है इसके साथ लगा देता है। और फिर आगे इसमें 2-3 पेज और लग जाते हैं जिनमें कोर्ट अपनी आदेशिकाएं, अपनी ऑर्डर शीटें लिखना शुरू कर देता है। ऑर्डर शीट का मतलब कोर्ट जिन पर अपने छोटे छोटे हर पेशी के ऑर्डर लिखेगा, उनको अलग से टाइप कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डेली कोर्ट की उसमें क्या कार्रवाई हुई पर्टिकुलर डेट पर, वो इन ऑर्डर शीट्स में ही लिखी जाती है जो फाइल के बिल्कुल फ्रंट पर लगे होते हैं। तो इनमें ये खोल दी, ओपन हो गई। अब ओपन होने के बाद इसकी नंबरिंग हो जाती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में ये मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स दर्ज होती हैं, उनमें उनकी एंट्री हो जाती है। जैसे मान लो 2019 की ये फर्स्ट फाइल है, तो इस फाइल का नाम हो जाता है क्रिमिनल मिसलेनियस 1/2019, यानी 1/2019 ये हो जाता है। अब अगर दूसरी कार्रवाई रजिस्टर होती है तो उसका नंबर हो जाएगा क्रिमिनल मिसलेनियस 2/2019। तो इस तरह ये पूरे साल भर की इनकी नंबरिंग चलती रहती है। तो अब ये पहला हमारा स्टेप हुआ कि 446 की कार्रवाई इस ऑर्डर शीट के आधार पर ओपन हो गई है और ओपन होने के बाद रजिस्टर हो गई है। रजिस्टर होने का मतलब यह है कि उसको कोर्ट के रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है और उसकी एंट्री हो गई है और इस फाइल पर भी वो नंबर अंकित हो जाता है। और इस फाइल के नंबर से ये पता चल जाता है कि रजिस्टर के कौन से नंबर पर इसको अंकित किया गया है, इसको लिखा गया है। अब दूसरा स्टेप होता है, इसके बाद कोर्ट क्या करता है कि वो जो एक्यूज होता है, यहाँ उसको गैर साइलान बोला जाता है, नॉन पिटिशनर एक तरह से। तो यहाँ जो एक्यूज होता है वो नॉन पिटिशनर के रूप में हो जाता है और उसके जो श्योरिटी होते हैं वो भी नॉन पिटिशनर हो जाते हैं। तो उन जो श्योरिटी है और एक्यूज है उन सबको नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी करने के बाद श्योरिटी आ जाते हैं, क्योंकि श्योरिटी को पता नहीं होता है कि कोर्ट में क्या हुआ मुलजिम के साथ, तो उनके पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो वो आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। तो आने के बाद उनको ये कहा जाता है कि अगर उन पर तामील हो जाती है उस नोटिस की, तो वो आके उनको कहा जाता है कि आप अपना रिप्लाई दाखिल कीजिए और उनको ये बताया जाता है कि मुलजिम ने जो है वो मुलजिम न्यायालय से गैर हाजिर हो गया था और इसलिए उसके बेल बॉन्ड फोरफिट हो चुके हैं, तो आपने भी जो श्योरिटी दी थी वो भी फोरफिट हो गई है। तो अब आपको इसमें जुर्माना जमा कराना है। जो पेनल्टी है, जितने रुपए की आपने जमानत दी थी, जो बेल भरी थी, वो पेनल्टी के रूप में आपको कोर्ट में जमा करानी है। तो उसको एक नोटिस भेजा गया और उस नोटिस में ये सारी बातें लिखी होती हैं। तो 2 नंबर हो गया उसका नोटिस जारी करना। अब नोटिस की पुलिस तामील करवा के और आ जाती है और उसकी एक कॉपी कोर्ट में आज फाइल कर दी जाती है। अब तीसरा जो नंबर हमारा पॉइंट हुआ वो ये है कि वो जो नॉन पिटिशनर है, जो श्योरिटी है, वो इसमें जवाब दाखिल करता है। अब क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ तो मूल फाइल में अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया और यहाँ उसका नोटिस भी जारी हो गया। तो जो कि उसका अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है तो वो नोटिस पर तो आता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अब कोर्ट उसको जेल भेज देगी, तो वो नोटिस पर कभी भी नहीं आता। तो अब कोर्ट क्या करता है कि उसकी कार्रवाई तो प्रोसीडिंग चलती रहती है कि भी उसको नोटिस जारी हो, नोटिस जारी हो, क्योंकि वो घर से भी गायब हो जाता है, भूमिगत हो जाता है कई बार, तो नोटिस की तामील भी उसको हो नहीं पाती। और जो श्योरिटी है उन पर नोटिस की तामील हो जाती है, वो आ जाते हैं तो वो रिप्लाई फाइल कर देते हैं। और अगर रिप्लाई फाइल नहीं करना चाहते वो या नहीं करते हैं तो कोर्ट फिर उसको बंद कर देता है। तो जो भी परिस्थिति है उसको रिप्लाई दाखिल करने का मौका मिलता है और वो फिर रिप्लाई दाखिल करता है। तो ये हमारा 3rd स्टेप हो गया रिप्लाई दाखिल करने का। इसके बाद 4th स्टेप है कि इस रिप्लाई के आधार पर वो बहस करते हैं और 446(3) में जो इसका सब सेक्शन 3 है उसमें वो रिमिटेंस चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो पेनल्टी की राशि है ये हमारी माफ कर दी जाए। तो इस 446(3) पर इसकी सुनवाई होती है कि कोर्ट उस पेनल्टी में से कितनी राशि माफ करे या नहीं करे। तो ये हमारा 4था पॉइंट हो गया सुनवाई का, हियरिंग का। और इसके बाद 5वां पॉइंट है हमारा ऑर्डर का। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर जारी करता है, ऑर्डर करता है कि उसको कितनी पेनल्टी में से टोटल कितनी रकम उसको, यूं तो पेनल्टी अगर वो जवाब दाखिल नहीं करता है तो पेनल्टी पूरी जमा करवानी है, लेकिन वो अगर कोई सफिशिएंट कारण बता देता है, कोर्ट उसके कारण से संतुष्ट हो जाता है कि क्यों उसकी राशि माफ की जाए,
446 सब सेक्शन 3 के तहत। तो उन कारणों पर कोर्ट विचार कर लेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि उसको कुछ राशि माफ कर देनी चाहिए तो फिर वो उसको कर देता है और फिर ये अपने ऑर्डर में लिख देता है। फिर उस ऑर्डर के माध्यम से उस व्यक्ति को, उस नॉन पिटिशनर जो है, गैर साइलान, उसको बताया जाता है कि आपको इतनी राशि जमा करानी है, तो वो जमा करा देता है। अगर वो जमा नहीं कराता है, या मान लीजिए जब उसको रिप्लाई का मौका दिया गया उस वक्त उसने रिप्लाई फाइल नहीं किया, या कोर्ट के उस रिप्लाई फाइल करने का जो उसका आदेश था कोर्ट का, उसको कैजुअल लेता है और कोई ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उससे पेनल्टी राशि की वसूली पर चली जाती है और एग्जीक्यूशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा छठा स्टेप है वो होता है इसमें एग्जीक्यूशन की कार्रवाई, यानी अब कोर्ट को पेनल्टी की राशि वसूल करनी है। और अगर वो जमा नहीं कराता है, या तो वो जमा करा देता है, और अगर वो नहीं जमा कराता है तो पेनल्टी की राशि वसूल की जाएगी। और ये जो पेनल्टी की राशि है, ये इसमें ये कहा गया है कि धारा 421 421 सीआरपीसी की जो प्रोविजन है फाइन वसूल करने के, उसी तरह से ये पेनल्टी जो है इसमें वसूल की जाती है। तो उसमें वसूली का क्या तरीका बताया गया है कि या तो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, उसको अटैच कर लिया जाएगा, कुर्क कर लिया जाएगा और उसका बेचान करके ये पेनल्टी की राशि वसूल कर ली जाएगी। दूसरा है कि उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से राशि वसूल की जाएगी। तो इमूवेबल, मान लो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई उसके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर वो कलेक्टर के पास कुर्की वारंट उसका जाएगा, और कलेक्टर को ये कहा जाएगा कि भू रेवेन्यू, जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उसकी जिस तरह से वसूली होती है उसी तरह से इसकी राशि की वसूली की जाए। तो वो उसमें भी यही है कि वो उस एग्रीकल्चर लैंड को अटैच करेगा। तो ये पावर कलेक्टर या कलेक्टर के आदेश से ही होता है। तो वो अपने तहसीलदार, पटवारी, इन सब के माध्यम से वो उसको अटैच करवाता है। और या फिर वो अगर जमा करा देता है कलेक्टर को, तो कलेक्टर उस पटवारी या उन अपने जो भी मातहत अधिकारी हैं उनके माध्यम से कोर्ट में जमा करवा देता है। अगर नहीं करवाता है तो वो एग्रीकल्चर की उसकी जो जमीन है खेती वाली, वो कुर्क हो जाती है। जो कानूनी और दूसरे अटैचमेंट के जो नियम हैं उन नियमों के तहत ही वो जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अटैच हो जाती है, और फिर उसको नीलाम करके और वो जो रकम है वो कोर्ट में जमा करवा दी जाती है। और अगर इन किसी भी कारण से, मान लीजिए उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या इन किन्हीं कारणों से उससे वसूली संभव नहीं है, तो इस मामले में उस जमानती को 6 महीने की सिविल जेल हो सकती है। तो कोर्ट अंत में उसको जेल का आदेश कर सकता है। तो ये इसमें स्टेप्स रहते हैं। अब हम ये स्टेप्स हमने समझ लिए, अब हम सेक्शन 446 को समझ लेते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं इसके साथ साथ आपको 446 जब आप समझेंगे तो आपको पूरी इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम चलिए धारा पर चलते हैं। इसमें वो प्रोसीजर दिया हुआ है जब किसी व्यक्ति का बॉन्ड फॉरफिट हो जाता है। धारा ये कहती है कि जहां इस संहिता के अधीन कोई बंद पत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए है, यानी ये दोनों तरह के बॉन्ड पर लागू होता है, चाहे वो अपीयरेंस के लिए दिया हो और चाहे संपत्ति पेश करने के लिए। आप जानते हैं कि धारा 451, 457, 452 इन सब में भी जब कोई कोर्ट से कोई संपत्ति की रिलीज करवाई जाती है तब भी कोर्ट जमानतनामे और सुपुर्दगी नामे लेता है, और उनको इस शर्त के साथ वो देता है कि संपत्ति से आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसका रंग रूप नहीं बदलोगे, जब भी न्यायालय तलब करने आप अपने सामने पेश करने को कहेगा तब आप उसको पेश करोगे। तो मान लीजिए कोर्ट की शर्तों के अनुसार वो उस संपत्ति को पेश नहीं करता है, या फिर कोर्ट किसी व्यक्ति को बेल देता है, अक्यूज्ड को बेल देता है, तो उससे वो ये शर्त लगाता है कि आप प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होते रहोगे। तो मान लीजिए वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, या उसको अगर संपत्ति पेश करने का ऑर्डर है तो वो संपत्ति पेश नहीं करता, तो दोनों ही परिस्थितियों में ये धारा लागू होती है और कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हाजिर होने के लिए या संपत्ति पेश करने के लिए कोई बॉन्ड कोर्ट ने लिया है, तो क्या कोर्ट क्या कर सकता है, और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय का जिसे तत्समय पश्चात मामला अंतरित किया गया है। अब इसमें जो दो तरह के इसमें न्यायालय बताए गए हैं कि एक न्यायालय तो जो खुद बेल बॉन्ड लेता है वो भी कार्रवाई कर सकता है,
और दूसरे कोर्ट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरे कोर्ट को जब ये कार्रवाई प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर दी जाती है तो उस कोर्ट को भी उतने ही पावर है धारा 446 की कार्रवाई करने के। तो दोनों ही मामलों में ये लागू होती है, आप देख पा रहे हैं। समाधान प्रद रूप में साबित कर दिया जाता है कि बंद पत्र फॉरफिट हो चुका है। अब यहाँ समाधान प्रद रूप से क्या मतलब है? इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि कोर्ट के सामने ये साबित कर दिया गया है कि बेल बॉन्ड फॉरफिट हो गए हैं। और ये कैसे साबित करेंगे कि ये बेल बॉन्ड फॉरफिट हो गए? ये तो वो जो कोर्ट की ऑर्डर शीट है, जो मैंने अभी आपको ऑर्डर शीट दिखाई कि जिस दिन मुलजिम एब्सेंट हो जाएगा कोर्ट की पेशों से, तो ये ऑर्डर शीट लिखी जाएगी। तो 446 की जो प्रोसीडिंग होती है 446 की, उसके साथ ये ऑर्डर शीट लग जाती है और कोर्ट की इस ऑर्डर शीट से ही अपने आप में ये साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने बेल बॉन्ड को फॉरफिट, इस व्यक्ति के बेल बॉन्ड फॉरफिट हो चुके हैं क्योंकि उसने कोर्ट की शर्तों की पालना नहीं की है। तो यहाँ ये साबित होना जरूरी है कि उस व्यक्ति के बेल बॉन्ड फॉरफिट हुए हैं। ये पहली इस जो ये सब सेक्शन है इसमें कहा गया है। दूसरा इसमें आगे और है, अथवा जहां इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंद पत्र की बाबत उस न्यायालय को जिसके द्वारा बंद पत्र लिया गया था या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्समय मामला अंतरित किया गया है। यानी वही बात मैंने आपको बताई कि अगर किसी दूसरी कोर्ट ने लिया है तो वो अपने अधीनस्थ किसी कोर्ट को कार्रवाई करने के लिए कह सकता है या फिर मामला ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वो दोनों कोर्टें ही इसमें कार्रवाई कर सकती हैं। तो क्या कार्रवाई करेगा ये कोर्ट? जब उसके सामने ये साबित कर दिया गया है सफिशिएंटली कि उसके बेल बॉन्ड फॉरफिट हो गए हैं, वहां न्यायालय ऐसे सबूतों के आधार को अभिलिखित करेगा। एक तो द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ, कोर्ट ऐसे प्रूफ के ग्राउंड रिकॉर्ड करेगा। एंड मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड टू पे द पेनल्टी देयर ऑफ और टू शो कोज व्हाई इट शुड नॉट बी पेड। यानी ये जो सेकंड प्रोविजो है सब सेक्शन 1 का, इसमें ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति के बेल बॉन्ड फॉरफिट हुए हैं उसको कोर्ट एक नोटिस जारी करेगा, शो कोज नोटिस। तो शो कोज नोटिस जारी करना इसमें जरूरी है। और शो कोज तो हमने अपने सेकंड स्टेप में ये देखा। पहले स्टेप में 446 की प्रोसीडिंग रजिस्टर हो गई, दूसरा हमारा स्टेप हुआ नोटिस भेजने का। तो ये आप ये देखिए कि ये सेकंड जो प्रोविजो है इसमें शो कोज नोटिस भेजने का उल्लेख है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब इसमें 2 नंबर पॉइंट है, यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है और शास्ति नहीं दी जाती है तो न्यायालय उसकी वसूली के लिए अग्रसर हो सकेगा, मानो वह शास्ति इस संहिता के अधीन उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो। शास्ति का मतलब पेनल्टी। तो अब कोर्ट के सामने सफिशिएंट कोज नहीं दर्शाया गया है क्योंकि उस व्यक्ति को शो कोज नोटिस देने का कारण यही है कि कोर्ट पूछना चाहता है कि आपने शर्तों की पालना क्यों नहीं की। तो अब वो व्यक्ति, अगर उसके पास कोई ग्राउंड है कि वो बीमार हो गया था या कहीं कोई खाने कमाने चला गया था या कोई परिस्थिति हो गई थी, उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया या घर में कोई डेथ हो गई या वो व्यक्ति किसी कारण से उसको अन्य किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, क्या आखिर परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को वो एक्सप्लेन करेगा। और कोर्ट सफिशिएंट कोज इज नॉट शोन, यानी कोर्ट उस कारण को अगर सफिशिएंट मान लेता है तो ठीक है। अगर कोर्ट सफिशिएंट नहीं मानता है तो फिर कोर्ट जो बेल बॉन्ड की जो रकम थी कोर्ट उसको पेनल्टी में तब्दील कर देगा और फिर उसकी वसूली के लिए वो अग्रसर होगा, मतलब उसमें एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करेगा कि आप ये पेनल्टी की राशि कोर्ट में जमा करवाई जाए। तो और किस तरह जमा करवाएगा, कैसे वसूल करेगा कोर्ट? मानो उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो, यानी कोर्ट ये जो पेनल्टी की राशि है इसको इस रूप में वसूल कर सकता है जैसे ये कोई फाइन हो। तो यहाँ इस फाइन शब्द इसको डीम्ड टू भी कर दिया गया है कि कोर्ट इसको समझेगा। फाइन है नहीं ये, लेकिन यहाँ जो कानून में बार बार एक शब्द होता है लीगल
उपधारणाओं के लिए, लीगल प्रिजम्पशंस के लिए। तो यहाँ एक इस पेनल्टी को फाइन मानने का प्रिजम्पशन की बात कही गई है कि कोर्ट उसको फाइन मान के उसको वसूल करेगा। और फिर सेक्शन 421 जो है धारा 421 वो यहाँ लागू हो जाएगी, क्योंकि धारा 421 में ये बताया गया है कि कोर्ट अपने जुर्मानों को किस तरह वसूल कर सकती है। तो यहाँ धारा 421 के अनुसार उसकी वसूली की जाएगी। अब इस के आगे एक प्रोविजन दिया हुआ है, परंतु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती और वह पूर्वोक्त रूप में वसूल नहीं की जा सकती, वहां प्रतिभू के रूप में इस प्रकार आबद्ध व्यक्ति उस न्यायालय के आदेश से जो शास्ति की वसूली का आदेश करता है, सिविल कारागार में कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। यानी कोर्ट उस पेनल्टी की राशि को वसूल नहीं कर पाता है और या फिर वो पेनल्टी नहीं दी जाती है, तो फिर ये जो व्यक्ति है, जो बाउंड है उस पेनल्टी को जमा कराने, यहाँ श्योरिटी के लिए ये बात कही गई है कि वो 6 महीने तक की उसको जेल हो सकती है प्रतिभू के रूप में। यहाँ स्पष्ट आप ये शब्द देखिए, इन्होंने प्रतिभू शब्द यूज किया है, श्योरिटी शब्द यूज किया है। इसका मतलब ये है कि जो अक्यूज्ड है उसको जेल इस मामले में 446 में नहीं भेजा जा सकता। इसमें केवल श्योरिटी को ही 6 महीने की जेल हो सकती है और 6 महीने की भी वो सिविल जेल हो सकती है। वसूली की जो कार्रवाई है उसमें भी हमने पढ़ा कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप से वसूल करेगा, उससे नहीं वसूल होती है, उसका अटैचमेंट मान लो कर भी लिया लेकिन वो ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, नीलाम भी कर दे, तब तो फिर उसकी नॉन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे वसूल करेंगे। और वो एग्रीकल्चर है या कोई नॉन एग्रीकल्चर है, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति है उसकी, तो उसके हिसाब से इसको वो किया जाएगा। और फिर दोनों ही संपत्ति से वसूल करने की पोजीशन नहीं है या फिर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो फिर उस ऐसे श्योरिटी को जेल भेजा जा सकता है। अब इसका जो 3 नंबर पॉइंट है वो ये कहता है कि न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उल्लेखित शास्ति, यहाँ शास्ति से मतलब पेनल्टी है, कि किसी प्रभाग का परिहार और केवल भाग के संदाय का प्रवर्तन कर सकता है। यानी ये जो 3 नंबर जो इसकी सब सेक्शन है वो कोर्ट को कुछ पेनल्टी की राशि माफ करने की अधिकारिता देती है कि वो रिमिट कर सकता है उस राशि को द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। अब यहाँ ये जो 3 नंबर सबसेक्शन है इसका 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है और एक शब्द जोड़ा गया है आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। क्या होता है कि न्यायालयों में अक्सर मुलजिम बिना किसी कारण के बेल जंप कर जाते हैं, यानी बिना किसी कारण के वो कोर्ट से एब्सेंट हो जाते हैं और फिर कोर्ट को उनकी जमानतें जब्त करनी पड़ती हैं। पहले कोर्ट से इसको बहुत लिबरल रूप में इसको माफ कर देती थी और ज्यादा जुर्माना उन पर, ज्यादा पेनल्टी नहीं आरोपित करती थी, लेकिन अब 2005 में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि अगर कोर्ट इसमें से कुछ राशि रिमिट करती है, जो इसको पेनल्टी को माफ करती है, तो कोर्ट को कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों कोर्ट इसको माफ कर रहा है। ये जो आया है अमेंडमेंट, ये क्यों आया है, इसके पीछे का लॉजिक और कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग कोर्ट्स में ये देखते हैं कि जो मुलजिम जब ट्रायल भुगतता है, फेस करता है ट्रायल को, तब वो उसको बेल बॉन्ड को कैजुअल रूप में ले लेते हैं कि बेल कोर्ट में बड़ी आराम से मिल जाती है, तो फिर वो उसकी ज्यादा उसको ऑनर नहीं देते, उसका सम्मान नहीं करते और जब उनकी मर्जी पड़ती है वो तब वहां से चले जाते हैं और कोर्ट में ट्रायल फेस करने के लिए नहीं आते। तो इस ये जो ट्रायल फेस करने की जो कानून है कि उसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी कंक्लूड हो, मुकदमे का जल्दी निस्तारण हो, इस को ज्यादा सख्त बनाने के लिए यहाँ ये प्रोविजन जोड़ा गया है कि अगर कोई मुलजिम ट्रायल के बीच में से एब्सेंट हो जाता है, कोर्ट में नहीं आ पाता है, जमानत के प्रावधानों की पालना नहीं करता है, शर्तों की पालना नहीं करता है, तो ऐसे मुलजिमान के प्रति कोर्ट सख्ती दिखाए और पूरी की पूरी पेनल्टी राशि जो उन्होंने बेल बॉन्ड में जो राशि भरी है वो उस राशि को पूरी की पूरी राशि को पेनल्टी के रूप में वसूल करे। क्योंकि अगर उनसे पूरी राशि पेनल्टी की वसूल की जाएगी तब वो जाकर वो इज्जत कर पाएंगे कि बेल प्राप्त करना कितना कठिन है और बेल की शर्तों की पालना करना भी कितना
मुश्किल है, या मैं इसको ये कहूं कि बेल की जो शर्तें हैं उसकी पालना करना जरूरी है, वो उन शर्तों की इज्जत कर पाएंगे कि क्यों कोर्ट ने ये शर्तें लगाई हैं। तो इसलिए इन्होंने कोर्ट की पावर पर यहाँ कुछ लिमिटेशन डाली है, कोर्ट के कुछ डिस्क्रिशन पर लिमिटेशन डाली है कि कोर्ट अपनी इच्छा से मनमर्जी से इसको रिमिट नहीं कर पाएंगी, और इसमें कोर्ट को थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, और इसके लिए कोर्ट को रीजन बताने पड़ेंगे कि क्यों वो राशि को माफ कर रही है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा है, जहां बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का फोरफिट होने के पूर्व मर जाता है, वहां उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाती है। यानी क्या होता है कि जब कोई श्योरिटी किसी कोर्ट में जमानत देता है, तो अगर वो बेल बॉन्ड फोरफिट होने से पहले मर जाता है, तो फिर उस जमानती का, उस श्योरिटी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी इसका कोई दायित्व नहीं आएगा। ये इसमें कहा गया है, जहां बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का फोरफिट होने के पूर्व मर जाता है। यानी जैसे किसी जमानती ने, किसी श्योरिटी ने श्योरिटी दी और बाद में वो मर गया, और तब तक ये जो मुलजिम का बेल बॉन्ड थे ये फोरफिट नहीं हुए थे, तो इस व्यक्ति की संपत्ति पर अब कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो बाद में मरता है, बेल बॉन्ड पहले फोरफिट हो गए और इसके बाद मरता है, तो ये जो पेनल्टी की राशि है ये उसकी संपत्ति में से वसूल की जा सकती है, और संपत्ति की सीमा तक उसका ये दायित्व माना गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मृत्यु से कितना फर्क पड़ा। बेल बॉन्ड ये फोरफिट हुए मान लीजिए, अब बाद में फोरफिट हुए तो संपत्ति दायित्वाधीन मानी जाएगी, संपत्ति से उसकी वसूली होगी। लेकिन अगर पहले फोरफिट हो गए तो फिर कोई दायित्व नहीं बनेगा। तो ये हमारा 4 नंबर पॉइंट है। अब सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोर्ट ने धारा 106, धारा 117 यानी 117 और धारा 360 यानी 360 में कोई बेल बॉन्ड लिए हैं, और वो व्यक्ति इनको भंग करके, इनकी शर्तों को इन्फ्रिंज करके और कोई क्राइम कर देता है, तो उस क्राइम में कोर्ट का जो कन्विक्शन है वो इस धारा 446 की प्रोसीडिंग में एक एविडेंस के रूप में काम में लिया जा सकता है, और इसके आधार पर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा इस डिसीजन के आधार पर कि उस आदमी ने ये जो शर्तों का भंग किया था और इस शर्तों को इन्फ्रिंज करके, भंग करके वो क्राइम किया था। तो इसमें वो जो कोर्ट का जो निर्णय है उसके बारे में प्रिजम्पशन की बात कही गई है। तो ये थी हमारी सेक्शन 446, और इसमें हमने इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ इसको पढ़ा, तो ये आपको समझ में आई होगी। अब हम सेक्शन 446A पर चलते हैं। सेक्शन 446A ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति ने कोर्ट में बेल बॉन्ड पेश किए और फिर बाद में उनकी शर्तों को इन्फ्रिंज करके, भंग करके उनको वो जब्त हो गए, तो जो बेल बॉन्ड पहले दिए थे जो जब्त हो गए हैं, फोरफिट हो गए हैं, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और वो रद्द हो जाएंगे, और उस व्यक्ति से अब दोबारा जो है बेल बॉन्ड मांगे जाएंगे। और दोबारा जब बेल बॉन्ड मांगे जाएंगे तो इसमें एक तो केवल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, यानी कोर्ट अब उसके केवल बॉन्ड पर भरोसा नहीं करेगा, उसको बॉन्ड के साथ साथ श्योरिटी भी देने पड़ेंगे। ये धारा 446A कहती है। इसको मैं पढ़ के भी आपको सुना देती हूँ। धारा 446 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता के अधीन कोई बंद पत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए और उसको किसी शर्त के भंग होने के कारण उनका समापन हो जाता है, यानी वो किसी अपीयरेंस के लिए लिए गए थे वो बॉन्ड और फिर वो फोरफिट हो जाते हैं, तो फिर इसमें 2 बातें होंगी। पहला, ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंद पत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंद पत्र यदि कोई हो रद्द हो जाएंगे, यानी वो जो बेल बॉन्ड लिए गए थे जिनकी शर्तों को अब वो व्यक्ति भंग कर चुका है, इन्फ्रिंज कर चुका है, वो रद्द हो जाएंगे। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति उस मामले में केवल अपने ही बंद पत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा, यानी अब कोर्ट उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। कोर्ट ने, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट कई बार बॉन्ड केवल बॉन्ड ले लेती हैं, बॉन्ड के साथ कोई श्योरिटी नहीं लेती हैं। तो अगर मान लीजिए उससे केवल कोर्ट ने बॉन्ड लिया था, कोई श्योरिटी नहीं लिया था, और अब वापस उसने अपनी बेल करवाई या कुछ भी किया और वापस वो अपना केवल बॉन्ड ही देना चाहता है,
तो कोर्ट उसे केवल बॉन्ड नहीं लेगी। कोर्ट भी ये ध्यान रखेंगी आदेश करते समय कि उसको केवल अब बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उससे क्या करा जाएगा, उससे साथ में श्योरिटी भी लिए जाएंगे। पुलिस अधिकारी या न्यायालय का जिसके समक्ष हाजिर होने के लिए बंद पत्र निष्पादित किया गया था, और ये चाहे पुलिस अधिकारी के सामने पेश किया गया हो या कोर्ट के सामने पेश किया गया हो, और उन दोनों का ही, जैसे मान लो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी लेता है बेल, और जो कोर्ट बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों मामलों में रहती है, तो कोर्ट का अगर ये समाधान हो जाता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि बंद पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बंद पत्र से आबद्ध व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था, यानी वो कोई सफिशिएंट कोई भी नहीं दिखा पाता कि क्यों उसने बेल बॉन्ड की शर्तों को भंग किया था, तो ऐसी परिस्थिति में अब उसको बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा, उससे बेल, और अगर उसको बेल बॉन्ड पर छोड़ा जाता है तो उसको साथ में श्योरिटी जरूर लिए जाएंगे, मतलब बेल उससे ली जाएगी, श्योरिटी उससे लिए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। अब सेक्शन 447 ये कहता है कि अगर जैसे कोई श्योरिटी है वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसका बॉन्ड जो है वो फॉरफिट हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस वो जो दूसरा व्यक्ति है, जो मुल्जिम है, जिसके लिए ये श्योरिटी दिया गया था, उसको कोर्ट तलब करेगा और उससे दूसरा बॉन्ड जो है बेल बॉन्ड भरवाए जाएंगे। अगर वो भर देता है तो ठीक है, कोर्ट मान जाएगा, अदरवाइज तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। तो यही बात इसमें कही गई है। ये आदेश दे सकता है कि वह मूल आदेश के निर्देशों के अनुरूप नई प्रतिभूति दे। जैसे इस धारा को आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे किसी आदमी ने बेल बॉन्ड दिया और उसके कुछ समय पश्चात ही कोर्ट के पास ये खबर आई कि वो जमानती मर गया है, तो वो कोर्ट जो है वो उस मुल्जिम को, एक्यूज्ड को कोर्ट में तलब करेगी, चाहे नोटिस दे के तलब करे या अन्य प्रकार से तलब करे, और फिर उसको ये आदेश देगी कि आप नया श्योरिटी कोर्ट के सामने पेश करिए। अगर वो नहीं पेश करता है कोर्ट के आदेशानुसार, तो कोर्ट ये मानेगा कि ये कोर्ट के आदेशों को इन्फ्रिंज कर रहा है, मान नहीं रहा है, और फिर कोर्ट उसको जेल भेज सकता है। तो ये सेक्शन 447 में कहा गया है। सेक्शन 448 ये कहती है कि जो माइनर बच्चा है वो उसकी स्थिति में, उसमें अगर उससे बेल बॉन्ड लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते हैं, क्या पोजीशन रहेगी। तो धारा ये कहती है कि यदि बंद पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है, यानी जिसने भी अपराध किया है वो व्यक्ति माइनर है, चाहे वो किसी अधिकारी के पास आए, यानी चाहे पुलिस के पास आए, इसमें पुलिस शब्द यूज नहीं किया है, तो कोई भी ऑफिसर हो सकता है या फिर कोर्ट हो सकती है। तो अगर वो व्यक्ति माइनर है तो फिर क्या प्रोसीजर उसमें अपनाया जाएगा। तो ये धारा ये कहती है, तो वह न्यायालय अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति माइनर है और उसने अपराध किया है तो उस व्यक्ति से उसका बॉन्ड जो होता है, पर्सनल बॉन्ड, वो नहीं लिया जाता, केवल श्योरिटी उससे लिए जाते हैं। ऐसी ये जो समस्या है ये जेजेबी के सामने ज्यादा आती है। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होते हैं, जिनमें 18 साल से कम उम्र के जो जुवेनाइल बच्चे होते हैं जिन्होंने अपराध किया होता है, उनके मामले जब आते हैं और उनको बेल पर छोड़ा जाता है तो फिर उनसे पर्सनल बॉन्ड नहीं लिए जाते, केवल उनकी जमानती ही अपना जमानतनामा पेश करते हैं, यानी केवल श्योरिटी जो है वो पेश होते हैं, उनका जो पर्सनल बॉन्ड है वो उनसे नहीं लिया जाता। अब सेक्शन 449 कहती है कि धारा 446 के अधीन कोई आदेश कोर्ट ने किया है तो उसकी अपील का क्या प्रोविजन रहेगा। तो इसमें अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है तो सेशन जज के यहाँ अपील होगी, और सेशन जज ने अगर आदेश किया है तो फिर अपील हाई कोर्ट में होगी। ये इसमें कहा गया है, क्योंकि अपील तो कई बार इसमें जो पक्ष होता है, अक्यूज पक्ष या श्योरिटी, वो इस बात से असंतुष्ट होता है कि कोर्ट ने पर्याप्त उनको राशि की रिमिट नहीं दी है। यानी जैसे मान लो 1 लाख का उसने बेल बॉन्ड भरे तो कोर्ट 1-1 लाख उनके बेल बॉन्ड जब्त कर लेती है, तो 2 लाख रुपए की राशि कोर्ट को वसूल करनी है। अब उसमें से कोर्ट मान लीजिए 50-50 हजार रुपए रिमिट कर देती है और ये कहती है कि आप 50-50 हजार रुपए तो कम से कम जमा कराओ, यानी 2 लाख में से कोर्ट ने 1 लाख माफ कर दिए, 1 लाख कोर्ट वसूल करना चाहती है। अब जो श्योरिटी होता है या जो मुल्जिम होता है वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं होता कि नहीं, ये तो कोर्ट ने ज्यादा रकम वसूल करना चाह रही है कोर्ट, तो फिर वो अपील करता है। तो इस धारा में ये बताया गया है कि उनकी अपीलें कहाँ जाएंगी।
तो इसके लिए इसमें बताया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की दशा में सेशन न्यायाधीश और सेशन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दशा में वह न्यायालय जिससे ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है। यानी सेशन न्यायालय अगर कोई आदेश करता है तो निश्चित तौर पर उसकी अपील हाई कोर्ट ही जाती है। हालांकि इसमें हाई कोर्ट शब्द इन्होंने यूज नहीं किया है, लेकिन वो बाकी अगर हम अपील के जब प्रोविजन देखते हैं तो वहां सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में जाती है, तो फिर यहाँ भी अपील हाई कोर्ट में ही जाएगी। और धारा 450 ये कहती है कि कुछ मुचलकों पर देय का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को ये निर्देश दे सकते हैं कि वह उस रकम को उद्ग्रहित करे जो ऐसे उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में हाजिर और उपस्थित होने के लिए किसी बंद पत्र पर देय है। इस धारा को मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। The High Court or Court of Session may direct any magistrate to levy the amount due on a bond for appearance or attendance at such High Court or Court of Session। यानी कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट बेल बॉन्ड लेती है क्योंकि उस व्यक्ति को वहां उपस्थित होना होता है, लेकिन वो उपस्थित नहीं होता। तो 446 की कार्रवाई वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट करने की बजाय वो मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकती है कि आप ये राशि उससे वसूल करके और राजकोष में जमा कराएं, गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएं। तो धारा 450 इसी बारे में बात करती है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जो बेल बॉन्ड लिए गए हैं वो खुद वो कार्रवाई ना करके और मजिस्ट्रेट को ये डायरेक्ट कर दें कि आप ये कार्रवाई करिए। तो ये पावर उनको हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को दी गई है। तो इस तरह मैं समझ पा रही हूँ कि सेक्शन 446 की कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह होती है, कोर्ट मैनेजमेंट में इसका क्या प्रभाव होता है, ये सारी बातें आपके समक्ष स्पष्ट हो पाई होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, आपने इसको देखा। थैंक यू।